हेलो गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीता वर्मा हिंदी की बिंदी पर। तो बच्चों, आज हम आपको कार्यालय हिंदी के बारे में बताएंगे। हालांकि कार्यालय हिंदी से संबंधित मैं 3 वीडियो आपको डाल चुकी हूँ, पर इस वाले वीडियो में मैं आपको जो कार्यालय हिंदी अर्थात राजभाषा की जो संवैधानिक स्थिति है उसके विषय में आपको बताऊंगी। तो बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि राजकाज की जो भाषा होती है अर्थात जो शासन और प्रशासन की भाषा होती है वह जो है राजभाषा कहलाती है। और राजभाषा को हम कार्यालय हिंदी भी कहते हैं, यानी राजभाषा का एक तरीके से पर्याय रूप है कार्यालय हिंदी। और भारत की संविधान सभा के द्वारा जब देश आज़ाद हुआ तो ये गहन मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ। उसके उपरांत ये निश्चित किया गया कि 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी, यानी जो हिंदी भाषा है वह भारत संघ की राजभाषा होगी, अर्थात राजभाषा के रूप में हिंदी में ही काम किया जाएगा। क्योंकि भारत के अधिकांश भौगोलिक विस्तार में यदि देखें तो हिंदी भाषी लोग ही हैं। तो संविधान के जो भाग 17 है उसका जो अध्याय पहला है उसका अनुच्छेद है 343, यानी कि 343 के एक अनुच्छेद में क्या लिखा है बच्चों, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए सुनिए, क्योंकि ये एग्जाम में हो सकता है आपकी परिभाषा आ जाए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। समझ रहे हो आप, ये जो संघ है पूरा भारत संघ है, इसकी जो राजभाषा है वो हिंदी होगी। और उस हिंदी को किस में लिखा जाएगा बच्चों, देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा, देवनागरी के फॉर्म में लिखा जाएगा। और इसके बाद कहा गया उसमें कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए, अर्थात जो संघ के जो भी राजकीय प्रयोजन होंगे, राजकीय उद्देश्य होंगे, सरकारी कामकाज होंगे, उसके लिए जो जिन अंकों का प्रयोग किया जाएगा वह अंक है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। ठीक है, तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप इसमें प्रयोग होगा। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। किसी देश की सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा को संविधान के द्वारा स्वीकृत किया जाता है वही वहाँ की राजभाषा होती है बच्चों। तो भारत की राजभाषा हिंदी है और इसे संविधान में स्वीकृत किया गया है और संविधान द्वारा ही इसे सरकारी कामकाज के लिए कहा गया है और नियम भी दिया गया है कि आपको हिंदी में ही कार्य करना है। इस हिंदी में कार्य करने के लिए ये निश्चित किया गया कि आगामी 15 वर्षों तक, यानी 1965 तक हिंदी अंग्रेजी भी साथ साथ चलेगी, ताकि अंग्रेजी का काम जितना भी पूर्व उससे पेंडिंग पड़ा हुआ वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हिंदी हमारी राजभाषा होगी। अब हम देखते हैं राजभाषा हिंदी है, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान में उसकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है उसकी संविधान में। तो देखिए बच्चों, संविधान के भाग 17 का पहला चैप्टर यानी पहला अध्याय, जो 17वां भाग है उसका पहला चैप्टर पहले अध्याय में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, कहाँ से 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा संबंधी उपबंध है, यानी राजभाषा कैसी होगी, कैसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इससे संबंधित बातें लिखी गई हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 में भारत संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, 343 में ये स्पष्ट कर दिया गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया। और अंकों का जो स्वरूप है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित अंकों को स्वीकार किया जाएगा। ऐसे अंक जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय में चल रहे हैं, यानी जो हम लोग 1 2 3 लिखते हैं ना, वो वाला रूप। 1 2 3 4 तो हम लोग जो हिंदी वाले 1 2 3 4 करते हैं वो तो भारत में ही प्रचलित है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले अंकों को स्वीकार किया गया, ऐसा संविधान में कहा गया है।
देखिए अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया, 343 में तो हमने आपको बता दिया कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद अब हम आते हैं 344 में। तो 344 में कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया जाएगा। जो राष्ट्रपति महोदय होंगे वो राजभाषा आयोग का और समिति का गठन करेंगे। अनुच्छेद 345, 346 और 347 में प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। जैसे कि प्रादेशिक भाषा, जैसे राजस्थान की भाषा हो गई है ना, और इसकी हो गई आपकी मध्य प्रदेश की तो हिंदी है ही है, इसके अतिरिक्त गुजराती भाषा है, और भी जितनी हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं प्रादेशिक भाषाएं, उन प्रादेशिक भाषाओं को भी स्थान दिया गया। लेकिन प्रादेशिक भाषा की बात 345, 346 और 347 में अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं 348। ठीक है, 47 तक तो ये बात हो गई क्योंकि इसमें प्रादेशिक भाषाओं का विस्तार हो गया। अब हम जब बात करेंगे 348 की, तो 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है वो है ना आपका जुडिशरीज, यानी आपके जो न्यायालय है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों में, संसद में और विधानमंडलों में जो प्रस्तुत विधेयक जो प्रस्तुत किया जाएगा उसकी भाषा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। यानी जो विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा उस विधेयक को किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, न्यायालय की भाषा कैसी होना चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, इन सब की चर्चा अनुच्छेद 348 में की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 349 की। 349 यानी 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियों को अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। अर्थात 349 में भाषा से रिलेटेड कुछ विधि है कि इस विधि में होना चाहिए, उस विधि में, और इस नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये जितनी प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया 349 में इंगित है। संविधान की बात हो रही है बच्चों, संविधान में जो हिंदी भाषा का रूप है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम अनुच्छेद 350 की। तो अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में जो भी प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है उसका उल्लेख किया गया है। जैसे मान के चलिए किसी को कोई परेशानी है और वो अपनी परेशानी आवेदन कर रहा है, उसमें लिख रहा है एप्लीकेशन में, तो उस एप्लीकेशन में कैसी भाषा होना चाहिए इस बात का उल्लेख उसमें किया गया। किसमें? 350 में। इसमें ये भी बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा माँ के करीब अधिक रहता है, परिवार में जैसा बोला जाता है बच्चा सीखता है। तो ये भी प्रावधान किया गया है कि जो प्राथमिक स्तर है यानी 1 से लेकर के 5 तक, 1 to 5 तक, अगर मातृभाषा भी होना चाहिए। अगर बच्चा मातृभाषा बोलता है तो उसमें कोई परेशानी या किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षण की बात भी इसमें कही गई है 350 में। ठीक है, याद रखिएगा, मातृभाषा का उल्लेख किया गया है और जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, जो लोग कम संख्या में कुछ ऐसी भाषाएं बोलती हैं, उनकी भाषा को भी संरक्षण देने की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि कुछ कम लोग हैं और दूसरी भाषा बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रही तो हमने हटा दिया, ऐसा नहीं है। संविधान में सभी को बच्चों बराबर का अधिकार मिला है और ये बहुत मेहनत से बनाया गया है। हमारे पूरे भारत की हर स्थिति का अवलोकन करके ये नियम कानून बनाए गए हैं। तो इस तरह से फिर 351 की बात करें तो 351 में हिंदी के प्रचार और प्रसार हेतु सरकार के दायित्वों का उल्लेख है। यानी जो हिंदी है उसका प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है और किस प्रकार से किया जाए, इसमें सरकार की क्या भूमिका रहेगी, सरकार किस तरह से काम करेगी कि हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ सके, इस तरह से उल्लेख इसमें किया गया है 351 में। इसके अतिरिक्त 1955 में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना संख्या 49/254 के द्वारा सरकारी जो प्रयोजन है यानी सरकारी उद्देश्य है उसके कार्यों में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी के प्रयोग का भी उल्लेख किया गया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो अंग्रेज अपनी राजभाषा में ही कार्य करते थे। तो इसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी 15 वर्षों के लिए स्थान दिया गया है। मैं ये बात आपको पहले ही बता चुकी हूँ।
कहाँ कहाँ दिया गया देखिए। अगर जनता के साथ पत्र व्यवहार में, जनता के साथ पत्र व्यवहार करता है, एक कोई ऐसा है जिसे अंग्रेज़ी आती है, हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, तो वह अपने पत्र व्यवहार में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद प्रशासनिक रिपोर्ट, ठीक है, जो प्रशासन की रिपोर्ट होती है उसमें, और सरकारी संकल्प होता है उसमें, और संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, जो संसद में जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए वो भी रिपोर्ट अंग्रेज़ी में की जा सकती है। ऐसा प्रावधान 15 वर्षों के लिए था। हिंदी भाषी राज्यों के साथ जो पत्र व्यवहार होता है उसमें भी अंग्रेज़ी का प्रयोग, और दूसरे राष्ट्रों की सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार में प्रयोग किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और ऋणों में। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि जो कार्यालय हिंदी है उसकी संभावनाएं कहाँ कहाँ बढ़ जाती हैं, यानी उसके क्षेत्र कितने बढ़ जाते हैं। और जो हिंदी है, कार्यालय हिंदी है, उसको संविधान में किस प्रकार का प्रावधान किया गया है, किस प्रकार से उसको स्थान मिला है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आप लोग इसका बार बार अध्ययन कीजिएगा, पॉज करके, और लिखते जाइएगा। ये जो मैंने अनुच्छेद बोले हैं ना, अनुच्छेद भूल जाओगे आप लोग, इसलिए इन सबको नोट करते जाइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।